लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथ है इसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया जी। 2, 3 एंड 4 को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं कि कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमारे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बड़े इजीली वे में हमारे पास सॉल्व आउट हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके आप बेटा ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, प्रॉपर्टी आपके पास फर्स्ट है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेके आप बेटा डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दोनों का आंसर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैं बड़ी लाइट सी एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी आपके सामने कर देता हूं कि इसमें वो क्या बात करें कि अगर बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसमें एंट्रीज हैं जी 2, 3, -1 एंड 4। लेट्स सपोज कि ये एक मैट्रिक्स है। तो बेटा अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ट्रांसपोज क्या होगा कि ये रो है, इसको कॉलम में लिख दें 2, 3 एंड -1 इंटू 4। ये मैंने 2 क्रॉस 2 का लिया। ये देखें मैंने कहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अगर मैं इसका बेटा डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा मेरे पास, 2, 3, -1 एंड 4। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 4 2 8 प्लस 3 हो जाएगा। तो बेटा क्या आ गया जी, 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो क्या आएगा आपके पास, 2, -1, 3 एंड 4 इज इक्वल टू, ये आएगा जी मेरे पास 4 2 8 एंड प्लस 3। तो देखें बेटा इसके भी आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 11 आ गया। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दोनों के आंसर क्या होंगे, इक्वल होंगे। उनके दोनों पे दोनों के आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि कहता है कि अगर आप, मैं इसकी आपके सामने वर्डिंग रखता हूं कि अगर हम किसी भी रो को, ठीक है, चेंज करेंगे, रो को रो के साथ, ठीक है, या कॉलम को कॉलम के साथ चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन चेंज हो जाएगा। इससे क्या मुराद है कि बेटा अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, देखें अगर मैं किसी भी रो को, मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, रो को रो के साथ मैं अगर इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है, तो जो वो जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो मेरे पास माइनस के साइन के साथ आएगा। इससे क्या मुराद है, मैं इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सामने रखता हूं बेटा कि आपके पास यही एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ए, देखिएगा बेटा। तो ये है आपके पास 2, 3, -1 एंड 4। तो इसमें बेटा मैं क्या करता हूँ कि रो को रो के साथ चेंज कर देता हूँ, यानी कि R1 इंटरचेंज करने जा रहा हूँ मैं R2 के साथ। तो बेटा क्या होगा मेरे पास कि A जो है ये आ जाएगा, A जो आएगा मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा जी 2, क्योंकि इंटरचेंज कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आएगा जी -1, 4, 2 एंड 3 बेटा ये आ जाएगा जी। अगर मैंने इसको चेंज किया तो ये दो मेरे पास मैट्रिक्स आ गए। तो अगर बेटा मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं ना, ठीक है, आप देखें हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया था, हमारे पास जवाब क्या आया जी, 11 आया। अगर मैं अब इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं ना तो देखिएगा आपके पास इसका जवाब क्या आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ
2 3 एंड सॉरी, मैं आप इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, -1 4 2 एंड 3 बेटा। तो ये बेटा आपके पास आएगा जी -3 एंड 4 2 आर 8 -8, तो बेटा क्या आएगा जी -11। तो ये देखें आपके पास एक मैट्रिक्स ए था, देखेंगे एक मैट्रिक्स ए था, उसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया था, तो जवाब क्या आया था मेरे पास 11 आया था। लेकिन जब मैंने उसको रोज और कॉलम्स को रोज के साथ इंटरचेंज किया तो बाहर क्या आ गया जी नेगेटिव साइन आ गया। इसका मतलब है ये किसके इक्वल आ गया जी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो जब भी आप ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि रो को रो के साथ, अगर आप कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो तब भी उस पे बाहर क्या आ जाएगा एक नेगेटिव साइन आएगा। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जो मैट्रिक्स ए का ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा विदाउट चेंज आप इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, और बेटा आपके पास जो चेंज की हुई यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। और अगर आप किसी भी रो को रो के साथ इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो बेटा बाहर डिटर्मिनेंट के साथ क्या आ जाएगा एक नेगेटिव साइन आएगा। जितने टाइम आप इंटरचेंज करेंगे, 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम बाहर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी ये प्रॉपर्टी है जो बड़ी आगे मैंने यूज करनी है। प्रॉपर्टी नंबर है जी 3 आपके पास। इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए हो स्केयर मैट्रिक्स जिसमें कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल आ जाए। आइडेंटिकल से क्या मुराद है कि बेटा अगर आपके पास, मैं इसकी इस तरह मैथमेटिकली बात करूं कि R1 इज इक्वल टू R2 आ जाए या फिर C1 इज इक्वल टू C2 आ जाए, तो जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो एग्जैक्ट इक्वल होगा 0 के। कैसे, अभी हम इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर लेते हैं। क्या ऐसी बात है भी ये कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसमें आपके पास लेट्स सपोज के ये एक रो है 1 1 और सेकंड रो भी क्या है जी 1 1, तो बेटा देखें आपके पास ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमने कहा है कि अगर कोई सी दो रोज, ये हर ऑर्डर के लिए, मैंने छोटे ऑर्डर की बात की, अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, यानी कि उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ 1 -1 जवाब क्या आ गया जी 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर बेटा आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो कि हर ऑर्डर का भी हो उसमें कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम अगर बेटा आपके पास जो है वो इक्वल आ जाते हैं या आइडेंटिकल आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है कि देखें हम प्रॉपर्टी को यूज करके उसका डायरेक्ट आंसर बताया करेंगे बजाय कि हम उसको एक्सपैंड करते रहें। बाद हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिससे हमें वो कहेगा कि आप मुझे जो है वो विदाउट एक्सपेंड शो करके देंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो देन हम फिर प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है वो इस क्वेश्चन को इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी रो जो है वो कंप्लीट 0 के इक्वल हो या फिर बेटा आपके पास कोई एक कॉलम जो है वो कंप्लीट 0 के इक्वल हो, तो तब भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं कि अगर दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम आ जाएं तब भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, या अगर आपके पास उस मैट्रिक्स के अंदर कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम 0 आ जाए। लेट्स सपोज कि एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 0 0 1 2, तो देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट रो 0 है, तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो बेटा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 0 1 2, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 -0, आंसर क्या आ गया जी 0 आ गया। तो ये बेटा प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आपके सामने रखी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कोई एक रो या कॉलम जो है वो कंप्लीट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर बेटा वो टोटल उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। ये बात आपने याद रखनी है। इससे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपके पास बेटा प्रॉपर्टी है कि अगर आप, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर ये है आपके पास 5, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर ये कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, मैं इसको इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर रहा मैं, कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट याद रखिएगा बेटा कि अगर आपके पास A11 प्लस
अल्फा 11, A12 प्लस अल्फा 12, A13 प्लस अल्फा 13। तो रिमेनिंग दोनों आप एज इट इज लिख लें, A12 A13, A22 A23, A32 A33। तो देन ये बेटा आपके पास जो इक्वल होगा, ये डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल आएगा। इसको एक्सपैंड करें, ठीक है, इसको एक्सपैंड करें तो इसका आंसर, और फिर बेटा अगर आप इसका लिखते हैं लाइक A11 A12 A13, A21 A22 A23 and A31 A32 and A33, इसका आंसर प्लस जो बेटा आपके पास इन दोनों को सम करके, अब लाइक आप यहाँ पे यह आएगा जी अल्फा 11 A12 A13, अल्फा 12 एंड यह आएगा आपके पास A22 A23 एंड अल्फा 13 A32 A33। तो ये बेटा एक इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास किसी भी रो या कॉलम में कोई नंबर जमा हो रहा हो, तो जब आप उसको लिखेंगे तो आप उस नंबर्स को अलग अलग करके दरमियान में प्लस का साइन लगा करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को हल करें, इस डिटर्मिनेंट को हल करें, दोनों का आंसर जमा करें तो इसका जवाब, और इसका एट अ टाइम आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो इसका जवाब हमेशा आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी फर्दर आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है बेटा। कि प्रॉपर्टी नंबर 6 में आए तो 5 6 एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, लाइक उसमें कोई स्केलर नंबर जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है किसी मैट्रिक्स ए के साथ, तो आप बेटा एक सिंगल रो से या एक सिंगल कॉलम से बेटा आप उस स्केलर नंबर को बाहर कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास लैम्डा ए के भी इक्वल होगा। अगर मैं इसके आपके सामने इसकी एक ये प्रॉपर्टी भी रखूं, तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी लैम्डा, ठीक है, लैम्डा लैम्डा 5 लैम्डा 6 और यहाँ पे 1 एंड 5 ले लेते हैं, चलें जी यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो ये इसको क्या सेटिस्फाइड करता है, देखते हैं जी कि आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 लैम्डा 6 लैम्डा 1 एंड 4 बेटा। तो बेटा आपके पास क्या आएगा जी, 5 4 ज़ा 20 लैम्डा एंड नेक्स्ट बेटा आपके पास ये आएगा -6 लैम्डा। तो क्या आएगा जवाब आपके पास 16 लैम्डा, ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा जी 16 लैम्डा आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो इसका अगर सिंगल, यानी कि अब इसमें से मैं मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट को यानी कि इस सेंस में लिखता हूँ कि आपके पास जो है एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास आप अगर इसको इस वे में लिखेंगे तो आपके पास ज़्यादा जो है वो बेस्ट रहेगा कि यहाँ पे कोई लैम्डा है जो कि एक सिंगल रो के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा था यहाँ पे इस तरह, ठीक है, तब वो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। इसका जवाब मेरे पास क्या आया जी, दिस वन। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट बाहर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, ठीक है, इस तरह, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, जिसमें आपके पास जस्ट यहाँ पे बेटा आपके पास होगा जी 5 6 1 एंड 4 बेटा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 5 4 ज़ा 20 -6 बेटा, तो जवाब क्या आ गया आपके पास बेटा, ये इक्वल आ गया आपके पास यहाँ पे ये इस तरह। तो आपके पास बेटा ये आएगा लैम्डा 16, ठीक है। तो देखें ये आ गया जी 16 लैम्डा। अगर आपके पास लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो तो ये इसकी इक्वल है। मीन दैट कि यहाँ पे अगर मैं इसकी बात आपसे करूँ, इसकी डिटेल ये है कि आप अगर किसी भी रो या कॉलम से, ठीक है, एक सिंगल स्केलर नंबर जो है वो बाहर लिख सकते हैं। लाइक यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं या किसी स्केलर नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर के साथ आप एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैट्रिसेस के अंदर क्या होता था कि अगर कोई एक स्केलर नंबर है, लाइक यहाँ पे 2 इंटू
1 5 6 7 है, तो बेटा ये जाके हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाइंग होता है। डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होगा कि ये जो 2 है ये किसी एक रो या कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाइंग होगा। ये इसकी आपने प्रॉपर्टी जो है वो ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसकी जो है ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और आपके पास इसकी मैं लास्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो 7 जिसको मैं कह रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर, ठीक है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके बिलो जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो हो और उसके अबव वाली भी जो एंट्रीज हैं वो भी जीरो हो, तो वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 7 पे अगर आए तो बेटा उसमें ये एक प्रॉपर्टी आ गई है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लाइक ये वाला, ठीक है, लाइक A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, तो बेटा ये आप देखें तो आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कि गौर करें कि ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये एंट्रीज हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें तो एंट्रीज के नीचे भी 0 0 है, एंट्रीज के ऊपर भी 0 0 है। तो जब आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स कोई आ जाए तो फिर जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होगा वो लेंगे तो उसके इक्वल होगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा वो क्या आपको मिलेगा बेटा, वो आपके पास आएगा A11 A22 A33 बेटा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जस्ट उसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, जिसको मैंने बारहा यूज़ करना है, वो बेटा एक ये वाली प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टी जाके जब मैं रो और कॉलम ऑपरेशन आपसे डिस्कस करूँगा वहाँ पर ये यूज़ होगी। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी बदौलत ही बेटा हम अपने अगले क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व आउट करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम बेटा चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें कहता है कि विदाउट इवेल्युएट स्टेट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। बेटा हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना, हमने इसको एक स्टेट में बताना है कि ये डिटर्मिनेंट किस तरह, लाइक इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये जीरो के इक्वल कैसे आया। तो बेटा फर्स्ट पार्ट देखें तो आपको अभी मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बताई हैं कि अगर आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई सी एक रो या कॉलम कंप्लीटली जीरो नजर आ जाए तो वो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, जीरो होता है। तो यही रीजन नीचे मैंने बता दिया है कि सिंस C3 इज जीरो सो द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसकी ये वाली जो स्टेट है वो ये है कि कॉलम 3 जो है उसके एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इस वजह से इस डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो आएगा। अब बेटा पार्ट नंबर 2 देखें तो पार्ट नंबर 2 में क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से, ये सेकंड रो है, इसमें से -4 को कॉमन लेते हैं। जब हम -4 को कॉमन लेंगे तो बेटा जब -4 बाहर कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, 1 2 3, -4 बाहर चलेगा, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे बेटा आपके पास 3 आ गया। इसके बाद बेटा 2 -1 एंड 3 जो है ये एज इट इज आ गया। तो बेटा गौर करें -4 को कॉमन लेने से हमारे पास R1 और R2 जो हैं ये सेम आ गए। तो ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज या कॉलम जो है वो इक्वल आ जाए या सेम आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, तब भी उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। सो बेटा इस वजह से आपके पास इसका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल है। ये देखें नीचे मैंने स्टेट बता दिया कि टेकिंग कॉमन -4 फ्रॉम R2 देन R2 इज इक्वल टू R3 आ जाएगा। तो इस वजह से इसका जवाब जीरो के इक्वल होगा। अब बेटा गौर करें तो थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये उसका एक ट्रांसपोज है। यानी कि ट्रांसपोज मुराद कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका भी डिटर्मिनेंट जो होगा वो इक्वल ही होगा। सो दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे आप आ जाए इसके फोर्थ क्वेश्चन में, तो टेकिंग कॉमन -3 फ्रॉम C3 देन दीज टू डिटर्मिनेंट आर इक्वल। अगर यहाँ से बेटा हम जस्ट -3 को कॉमन ले लें तो देखिएगा बाकी आपके पास क्या आएगा, 0 1 एंड 2, तो देन ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम बेटा फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इसमें हमने क्या किया है कि अगर हम R2 को R3 में इंटरचेंज करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा।
रियल सॉरी बेटा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है। यस, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या रो वन को रो टू के साथ इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये मैंने बताया जी, R2 इंटरचेंज R3, R2 को R3 में हमने इंटरचेंज किया हुआ है तो बाहर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। तो देन ये दोनों मैट्रिसेस क्या, डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लास्ट इसका पार्ट देखें तो बेटा यहाँ पे मैं इसका जो आंसर लिख रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ कि अगर मैं R2 में प्लस 2R1 कर दूं, 2R3 कर दूं, देन these two determinants are इक्वल। बेटा कैसे, आप अगर इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये क्या आ गया, 2 1 2, ऊपर जमा करें तो 2 प्लस 3 होगा तो जवाब क्या आएगा जी, 5 आएगा। यहाँ पे 2 2 4, 4 प्लस 1 करोगे जवाब 5 आएगा। 2 2 4, 4 प्लस 2 करोगे जवाब क्या आएगा जी, 6 आएगा। तो बाकी देख लें आपके पास बेटा बाकी सेम ही रोज हैं। तो ये इसकी में हमने इसकी स्टेट बताई है कि अगर हम R2 प्लस 2 R3 करते हैं, यानी कि R3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के R2 में ऐड कर देते हैं, तो देन ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन वेरीफाई दैट कि आप इसका ट्रांसपोज लेके इसका डिटर्मिनेंट लें और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विदाउट ट्रांसपोर्ट आप डिटर्मिनेंट लें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा आपके पास, लेकिन यहाँ पे हम एक जर्नल मैट्रिक्स लेंगे। यहाँ पे हम पर्टिकुलर जो है वो मैट्रिक्स नहीं लेंगे। लाइक इसकी जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 आपसे डिस्कस की थी, वहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लेके उस पे ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया। अब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है इस क्वेश्चन के ऊपर एक जर्नल मैट्रिक्स लेके इसको वेरीफाई करते हैं। तो बेटा मैंने लेट कर लिया कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये है जो कि मेरे पास है जी A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 एंड A31 A32 एंड A33। फिर हमने कहा कि ये एक 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये बेटा इस मैट्रिक्स का ये है ट्रांसपोज। तो इन दो मैट्रिसेस का बेटा मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज लेके इसको वेरीफाई करना है। आप सबसे पहले बेटा इसका अगर ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जी मेरे पास A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 एंड A33 बेटा। तो आप इसको एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड बाय R1 से। तो बेटा जब इसको मैं R1 से एक्सपेंड करता हूं तो देखते हैं जी मेरे पास इसका क्या आंसर आता है जी। तो एक्सपेंड बाय R1 से मुराद है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AT इज इक्वल टू, फर्स्ट रो R1 से एक्सपेंड करें जी A11। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये रो और ये कॉलम डेल कर दें, बाकी एंट्रीज लिख लें आप, A22 A32 A23 एंड बेटा A33, ये आएगा जी मेरे पास। नेक्स्ट माइनस का बेटा ये आएगा जी मेरे पास A21 इनटू, अब नेक्स्ट आप बेटा इस रो को, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डेल करें, बाकी एंट्रीज हैं आपके पास A12 A13 एंड A32 A33 बेटा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है जी प्लस A31। तो इसमें बेटा आप क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को डेल करेंगे, बाकी एंट्रीज आपके पास आएंगे जी A12 A13 A22 A23 बेटा। तो जस्ट आप इसको एक्सपेंड करें तो ये अब 2 क्रॉस 2 का आपके पास एक डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो ये आपके पास आएगा जी A11 इंटू डायगनल का डायगनल के साथ प्रोडक्ट और नॉन डायगनल का नॉन डायगनल एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो A22 A33 माइनस A23 A32 बेटा, ये आएगा जी माइनस A21 इंटू A12 A33 माइनस A313 A32 बेटा, प्लस A31 इंटू A12 A23 माइनस A13 A22, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास।
ठीक हो गया। तो बेटा अब आप क्या करें कि जस्ट इसको इसका प्रोडक्ट ले लें इसके साथ, तो ये आ गया जी A11 A22 A33, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक है। इसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा, सो A11 A23 A32 बेटा। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आएगा जी A12 A21 A33 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा जी मेरे पास A13 A21 A32, मैंने साथ ही रीअरेंज कर लिया बेटा। नेक्स्ट बेटा ये आएगा मेरे पास A12 A23 A31 माइनस A13 A22 एंड A31 बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नेक्स्ट अब आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट लें बेटा। तो ये अब है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसमें आपके पास है जी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो इसको भी आप एक्सपेंड कर दें R1 के साथ, तो एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1, तो ये आएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11, तो ये आएगा जी मेरे पास A22 A23 A32 A33 बेटा। नेक्स्ट A12 और ये आएगा जी मेरे पास A21 A31 A23 एंड A33 बेटा। सेकंड पे आएगा जी, थर्ड पे A13 सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डेल करें तो ये आएगा जी A21 A22 A31 A32 बेटा। तो इसका प्रोडक्ट लें तो A11 इंटू इसका प्रोडक्ट लेंगे तो A22 A33 माइनस A23 A32। नेक्स्ट डायगोनल को डायगोनल के साथ जैसे बेटा प्रोडक्ट हम लेते हैं, A21 A33 माइनस A23 A31, यह आ गया जी, प्लस इसका आप डिटर्मिनेंट लें A13 एज इट इज A21 A32 माइनस A22 A31 बेटा, ये आ गया जी। तो इसका प्रोडक्ट लेंगे तो देखिएगा आपके पास इक्वेशन 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, तो ये आएगा जी A11 A22 A33, साथ साथ मैच करते जाएं बेटा। देखें फर्स्ट एलिमेंट जो टर्म है उसकी A11 A22 A333, नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा, सो A11 A23 A32 बेटा। तो देखें A11 A23 और A32, ये आ गया जी। नेक्स्ट इसके साथ इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा माइनस A12 A21 A33, तो ये टर्म आपको मिल गई माइनस माइनस प्लस A12 A23 एंड A31। देखिए बेटा आपके पास ये वाली टर्म है, ये A12 A23 A31, जब ये इसके साथ प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ये आएगा जी A13 A21 A32, तो ये वाली टर्म मिलेगी, और माइनस बेटा अब आपके पास आएगा जी A13 A22 एंड A31, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। आप उसे बता दें फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इस तरह बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हुआ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बेटा हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स को आप सेम इसी तरह एवेलुएट करेंगे तो आपके पास इनके डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। तो बेटा हमने इनको एवेलुएट्स करना है, तो फर्स्ट पार्ट को मैं एवेलुएट कर रहा हूँ जी। फर्स्ट पार्ट है जी मेरे पास डिटर्मिनेंट 0 1 3 -1 2 1 2 1 एंड 1 बेटा। इसको आप एक्सपेंड करें, एक्सपेंड बाय R1 से। तो R1 से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसका मतलब है कि 0 यानी कि फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ किसका, फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का। तो इसको डेल कर दें, बाकी एलिमेंट्स आपके पास आएंगे जी 1 2 1 1 1 बेटा। सेकंड एलिमेंट हम माइनस का लेते हैं। अब इस कॉलम को और फर्स्ट रो को डेल करें, -1 2 1 1। थर्ड में बेटा आपके पास आएगा जी +3 और ये आएगा आपके पास -1 2 2 1 बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है, जिस रो में से याद रखिएगा, जो जिस रो से मतलब आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं उसके क्रॉसपोंडेंस जो कॉलम आता है वो आप डेल कर देते हैं। रो तो ऑलरेडी आप उससे एक्सपेंड कर रहे थे, लाइक देखें यहाँ पे मैंने R1 से किया है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया तो उसके क्रॉसपोंडेंस जो
कॉलम था उसको भी डेल कर दिया, बाकी ये एंट्रीज लिख ली। जब मैंने इसका सेकंड एलिमेंट रखा तो उसका सेकंड कॉलम डेल कर दें, बाकी ये और ये एंट्रीज यहाँ पे लिख दी। जब थर्ड एलिमेंट लिया तो उस कॉलम और रो को डेल कर दें, बाकी एंट्रीज लिखेंगे तो ये बेटा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जीरो जिससे भी मल्टीप्लाइंग होता है वो जीरो कर देता है। माइनस इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू -1 -4 बेटा, तो ये आ गया जी मेरे पास -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। और ये आ गया जी मेरे पास 5 5 3 ज़ार 15, सो -15 बेटा। तो फाइनली आंसर जो है वो मेरे पास बेटा आ गया जी -12। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका जो बेटा फर्स्ट पार्ट है ये उसका क्वेश्चन आ गया जी, आंसर आ गया जी -12। नेक्स्ट इसका अगर मैं 4 पार्ट आपसे इसको इवेलुएट करके आपको दूं तो बेटा आप क्या करेंगे जी, इसके 4 पार्ट में सोल्यूशन इंतहाई आसान से ये क्वेश्चन है, जस्ट आपने डिटर्मिनेंट इसको एक्सपेंड करना होता है जी। 2 1 -3 1 1 0 -2 3 एंड 4। इसको भी बेटा आप एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड बाय R1 से। जब मैं R1 से एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा जी 2, इसके क्रॉसपोंडेंस कॉलम को डेल कर दें तो बाकी क्या बचेगा 1 0 3 एंड 4। सेकंड एलिमेंट माइनस का हम लेते हैं, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो वो फिर माइनस इंटू माइनस करके हम लिखते हैं जो प्लस हो जाता है। बाय द वे बेटा ये आ गया जी 1 -2 0 एंड 4 आ जाएगा, एंड -3 प्लस -3 हो जाता है तो 1 1 -2 एंड 3 बेटा। तो ये आ गया जी मेरे पास 2 इंटू डायगनल को डायगनल के साथ 4 -0 -1 इंटू 4 -0 -3 इंटू 3 +2 बेटा। तो ये आ गया जी मेरे पास 8 -4, ये आ गया जी 5 -15, तो बेटा ये आ गया जी 8 -19। आंसर बिकम, इसमें से आप माइनस करोगे तो -11 बेटा। तो ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, जो बाकी 2 पार्ट हैं वो भी सेम आप इसी तरह R1 से एक्सपेंड करेंगे तो बेटा आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को डिस्कस किया। इस लेक्चर में बेटा किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा, किसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।